नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो दोस्तों। हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों आपके मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। हमने कुल 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए दोस्तों? हमने 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए मित्रों। आज ये हमारा 8वां मॉडल पेपर है दोस्तों। आज कौन सा है? 8वां मॉडल पेपर है दोस्तों। ये सभी मॉडल पेपर आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए लाए जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज ये 8वां मॉडल पेपर है। जल्दी से अपनी इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी मित्रों में शेयर करके आ जाइए दोस्तों। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों बिना देरी करें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने कमेंट करिए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके सभी विषयों के पेपर, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सभी विषयों के कवर हो जाएंगे दोस्तों। डेली बेसिस पर रिवीजन चलेगा। 8 PM पर डेली बेसिस पर क्लास चलेगी आप सभी के। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। वीर अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष जो बचता है वो 40% घरेलू खर्च करता है। यदि वो 1080 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि वीर अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर खर्च करता है। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। देखो, 100% होता है, उसमें से 10% अगर वो घर के किराए पर खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है? 90% बचता है दोस्तों। कितना बचता है? 90% बचता है। अब जो बचता है ना दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 90 रुपए। अब इसमें से वो क्या कर रहा है? 40% घरेलू खर्च कर रहा है दोस्तों। यानी कि 90 का 40% यहाँ पे निकाल दीजिए आप। 90 का 40% आप निकालिए दोस्तों। 90 का 40%, 10 से 10 सीधे 9 चौक 36 रुपए। यानी कि दोस्तों वो क्या कर रहा है कि 90 में से 36 रुपए क्या कर रहा है? घरेलू खर्च कर देता है। अब 90 में से आप 36 माइनस करिए। 90 में से यहां पर आप 36 माइनस करिए, कितना बचेगा? 4, और 8 में से 3 गए तो 5, यानी 54 रुपए बचते। कितने उसके पास दोस्तों? 54 रुपए। और इसी 54 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन ने 1080 दे रखी है। कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? इसकी वैल्यू 1080। लगभग आपको दिख रहा होगा यहां पर, लगभग दोस्तों आपको 20 गुना है दोस्तों। कितना है? 20 गुना है दोस्तों। तो आपको पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो 20 गुना था। स्टार्टिंग में 100% थी, 20 को 100 से गुना करिए तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 2000 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, हमने कितना इजी तरीके से इसे सॉल्व कर दिया दोस्तों। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 178 देखिए। द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों? सही जवाब होगा राम मनोहर लोहिया दोस्तों। कौन थे लेखक दोस्तों इस पुस्तक के? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 179। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखते कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को तोड़ता है। इस ब्रैकेट में यहां पर जो आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां पर क्या आएगा? देखिए 2 से 3, 3 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 13। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन? बहुत ही शानदार है ये। मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए 2 से 3 हुआ, यानी कि क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। अब 3 से 3 हुआ, अभी देखो 1 प्लस किया था, अब 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीरीज क्या चल रही है? 1 प्लस 1 वही मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे हमने यहां तक देखिए। अब 3 से 5 देखिए, 3 से 5 कैसे हुआ दोस्तों? अभी हमने 1 प्लस किया था, अब हम +2 करेंगे। +2 करेंगे, +2 अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको कैसे कर रहा हूं मैं? उसी तरह से अब आपको क्या करना है? 13 से देखना है। 13 में क्या करेंगे आप? पहले 10 में 3 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 आएगा जवाब। क्या आएगा? 39 जवाब आएगा, जो हमारे कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसको आपको अंत तक वॉच करना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए। जिस प्रकार कठोर का संबंध पत्थर से है,
तो वही संबंध आपको कोमल के साथ बनाना है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन चंद्रमा, दूसरा चमक, तीसरा पंख और चौथा रेत। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे बता देंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों, कठोर कठोर क्या होता है? पत्थर होता है। उसी प्रकार कोमल क्या? कोमल पंख होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको लग रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें। आज ये हमारा 8वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक वो 7 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या वास्तुकला के क्षेत्र में? कमेंट करिए, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। इसका विकास हुआ था दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में दोस्तों। किसमें? वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182 देखिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 182 क्या बोल रहा है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अमीर खुसरो को, बहादुर जफर को, मिर्जा गालिब को या फिर उमर ख्याम को? क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मित्रों, जल्दी से बताएं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक कहा जाता है मित्रों अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, गजलों का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका संबंध दोस्तों दिल्ली के हैं। ये कहां के निवासी थे? दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के पास के थे। ठीक है, दिल्ली के निवासी यही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनको दोस्तों, और ये क्या क्या थे वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों आपके कवि भी थे दोस्तों। ठीक है, कवि हुआ करते थे। ठीक है, और देखें तो ये शायर हुआ करते थे। ठीक है, और देखा जाए तो ये गायक हुआ करते थे। ठीक है, और क्या थे? और ये संगीतकार भी थे दोस्तों। हाँ, संगीतकार भी थे, संगीतकार भी थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी मित्रों। अभी तक जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और जो भी अपडेट हुआ करेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वो अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन 183 देखिएगा सभी स्टूडेंट। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कार्नेवाल्स और चौथा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सेवा प्रारंभ हुई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। और देखिए दोस्तों, अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इन्होंने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों। क्या किया था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाल का इन्होंने विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों, अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। नर्मदा नदी के अलावा कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, डबल स्टार लगाइए। सोन नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी या फिर महानदी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग कमेंट करेगा मित्रों कि इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी के अलावा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है वो सोन नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? सोन नदी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों। ठीक है, अगर महानदी की बात करिए, महानदी दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। महानदी दोस्तों कहां से, किन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। महानदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिहावा की पहाड़ियों से। किस पहाड़ियों से? सिहावा की पहाड़ियों से।
सिहावा की पहाड़ियों से ये निकलती है दोस्तों, महानदी। ठीक है दोस्तों, और बाकी नर्मदा आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। ठीक है, बेतवा और ताप्ती पश्चिमी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम की नदियां ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185वां देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में ऊर्जा निर्माण से कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश और पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र और पंजाब, तीसरा झारखंड और उत्तराखंड, चौथा गुजरात और मध्य प्रदेश। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लास चल रही है मित्रों। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको 8 PM पर जुड़ना है मेरे सभी स्टूडेंट को। ठीक है, और डेली बेसिस पर आप लोगों को अपनी तैयारी एनालाइज करनी है, डेली बेसिस पर टेस्ट देना है, और अंत में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मेरे किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जल्दी से बताएं, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण से कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? 2 ही राज्य हैं, कौन कौन से? ना तो उत्तर प्रदेश पंजाब है, ना ही गुजरात मध्य प्रदेश है, ना ही उत्तराखंड और झारखंड है कौन सा? महाराष्ट्र और पंजाब है मित्रों। कौन सा है? महाराष्ट्र और पंजाब दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, क्या बात है, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं इसका कौन जवाब देता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 33 + 45 कितना हुआ? 30 हुआ है। 90 + 26 कितना हुआ है? 40 हुआ है। तो 30 + 45 कितना होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लें इस पर भी। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 30 + 45 बराबर 30 को सॉल्व करेंगे। कैसे हुआ देखिए, 3 + 3 + 4 + 5। पहले इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 5 और 4 9, 9 3 12, 12 3 15, कितना हो रहा है? 15। अब 15 में भी इन दोनों को जोड़ना है, 15 में भी इनको जोड़ेंगे 6 आएगा, और 6 को आपको गुणा 5 से करना है, तो जवाब निकल कर आएगा 30। समझ में आया दोस्तों? तो ये ऐसे 30 बनाया दोस्तों। ठीक है, हमें डिफरेंस पता चल गया कैसे बना हुआ। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा तो अगला वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला वाला सॉल्व कर लेते हैं। अगला अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 90 26 और 40 को। देखिए 9 + 0 + 2 + 6 बराबर कितना होता है? देखिए 6 2 8, 8 और 9 17, कितना होता है? 17। अब 17 में भी दोनों को प्लस करिए, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और 8 को आपसे अभी 5 से गुणा किया था ना, अब इसको भी आपको 5 से ही गुणा करना है। 8 और 5 40, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम सही करे जा रहे हैं। अब हमको किसको, 30 + 40 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 30 + 40 को भी वही सॉल्व करना है। देखिए 3 + 0 + 4 + 5 कितना हो रहा है? 5 और 4 9, 9 3 12, कितना हो रहा है? 12। 12 में इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 3। कितना हो रहा है? 3। ठीक है, अब 3 को आपको किससे गुणा करना है? 5 से, तो जवाब आएगा 15। तो किस ऑप्शन में ये 15 दिख रहा है? जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिख रहा है 15। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों लेवल देखिए क्वेश्चन का, कितना शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़े आप अगले क्वेश्चन की तरफ। किस किसने इस क्वेश्चन को सही किया, कमेंट सेक्शन में अपना नाम कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही किया जिसने भी टिक किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है दोस्तों, आप लोग अंत तक वॉच जरूर करिएगा मित्रों। बहुत ही शानदार ये मॉडल पेपर है, 8वां मॉडल पेपर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे दोस्तों? चाहे पहले एशियाई बोल लो, चाहे पहले भारत बोल लो, भारत की, ठीक है, चाहे पहले भारत के व्यक्ति बोल लो कौन थे, या फिर एशियाई के बोल लो। ठीक है, बात एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या फिर राजीव गांधी। बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे, या फिर पहले भारतीय कौन थे? ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, चाहे पहले भारतीय पूछ ले, चाहे एशियाई पूछ ले, हम तो टिक करेंगे भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी को। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई या फिर पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ना तो सीवी रमन, ना ही मदर टेरेसा, ना ही राजीव गांधी। कौन हुआ करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। देखिए इनको दोस्तों 1913 में दोस्तों, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों उनको 1913 में दोस्तों। कब मिला था? 1913 में। और किस क्षेत्र में दोस्तों इनकी एक रचना हुआ करती थी? इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उन्हीं की वजह से इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला। मैं यहां पर इनकी रचना लिख देता हूं,
यहाँ पर इनकी रचना है गीतांजलि। गीतांजलि दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, किसके क्षेत्र में? गीतांजलि के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेरे सभी स्टूडेंट दोस्तों, ठीक है। और अगर आप देखे जाए तो मदर टेरेसा की बात करें दोस्तों, तो मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला था पुरस्कार दोस्तों, ठीक है दोस्तों। शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था, शांति क्षेत्र में। कब मिला था तो वो भी ध्यान रखेंगे, इनको मिला था, आप ध्यान रख सकते हो 1979 में दोस्तों, 1979 में इनको मिला था दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और सीवी रमन की बात करें, सीवी रमन को भी मिला था दोस्तों भौतिकी क्षेत्र में दोस्तों, यानी फिजिक्स क्षेत्र में। इनको किसमें मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स में। तो कब मिला था ये अगर डेट देखी जाए तो आपको ये इनके क्या नाम है, इनको शायद आपके मिला था शायद 1930 में दोस्तों, 1930 में मिल गया था इनको, है ना, 1930 में मिल गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजीव गांधी को कोई दोस्तों पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये हमारे पीएम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, 6वें नंबर के दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ये 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। लेकिन पुरस्कार कोई नहीं मिला था, लेकिन इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है मित्रों। जो भी स्लाइड पर फैक्ट पढ़ाया गया वो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में छपता है दोस्तों, ध्यान रखने की बात है दोस्तों। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके छप जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जुड़िए भाई, अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जुड़िए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जैसा स्टार्टिंग में मैंने कहा था, आपके सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा आगरा और चौथा प्रतापगढ़। कमेंट करिएगा दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए दोस्तों। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया दोस्तों? कौन सा दूसरा गलियारा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, किस में दोस्तों? प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गलियारा बनाने का निर्णय कब लिया है? किस में लिया है? प्रयागराज में लिया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखिए, फर्स्ट गलियारा कब बना था दोस्तों? फर्स्ट गलियारा कहां पर बना था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गलियारा दोस्तों आपके शंकरगढ़ में बनाया गया था दोस्तों। कहां बनाया गया था? शंकरगढ़ में दोस्तों। ये गलियारा की बात हो रही है दोस्तों, फर्स्ट गलियारा शंकरगढ़ में दोस्तों, ठीक है, शंकरगढ़ में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें दूसरा गलियारा, अगर आपको सेकंड गलियारा पूछ ले, ठीक है, सेकंड कब बनाया गया था? सेकंड दोस्तों अभी बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड गलियारा दोस्तों आपके किस स्थान पर बनाया गया? सौराव स्थान पर बनाया जा रहा है दोस्तों। किस स्थान पर बनाया जा रहा है? सौराव, ठीक है, सौराव स्थान पर बनाया जा रहा है। जो क्वेश्चन में पूछा प्रयागराज में है, ठीक है। और फर्स्ट गलियारा शंकरगढ़ में बनाया गया था, सेकंड गलियारा अभी बनाया जा रहा है सौराव स्थान पर, ठीक है। अब दोस्तों अगले पेज पर हम प्रयागराज के कुछ प्राचीन नाम देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों प्रयागराज से संबंधित। मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के दोस्तों प्राचीन नाम देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, प्राचीन नाम पूछे ही जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे प्रयागराज को किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? इसको दोस्तों कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नगरी? कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से भी, क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों, ठीक है। और देखा जाए तो और इसको दोस्तों संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे मेरे सभी स्टूडेंट, ठीक है मित्रों। तो ये सब आप प्रयागराज से संबंधित ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 189 देखिए, कर्म नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। खरवार जाति, सहाजिया जाति, थारू जाति या फिर बेगा जाति। अब आप लोग जल्दी से बताइए कर्मा या फिर कर्म नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? सभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। कर्म नृत्य, कर्मा नृत्य, ये है दोस्तों आपके खरवार जाति का लोक नृत्य है मित्रों। किस जनजाति का है ये?
खरवार जनजाति का लोक नृत्य, ना ही सारिया जनजाति का लोक नृत्य, ना ही थारू, ना ही बेगा। यह है खरवार जनजाति का लोक नृत्य दोस्तों। ये किस खुशी में लोक नृत्य करते हैं दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे फसल की कटाई में दोस्तों। किसकी खुशी में? फसल की कटाई में, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में, फसल की कटाई। ठीक है मित्रों, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ये इनका लोक नृत्य दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो खरवार जाति है, ये खरवार जनजाति है, कहां पाई जाती है दोस्तों? ये खरवार जनजाति आप ध्यान रखेंगे ये दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये पाई जाती है जनजाति। ठीक है, सोनभद्र में दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो कर्म नृत्य दोस्तों खरवार जनजाति का है, फसल की कटाई पर किया जाता है, और यह जनजाति मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्लास में अगर आपको लग रहा है इंपोर्टेंट क्लास है, जल्दी से एक लाइक तो बनता है, जल्दी से एक लाइक कर देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आपके सभी जो भी मित्र हैं उन सभी तक ये मॉडल पेपर पहुंच जाए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छपने योग्य है मित्रों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे सही कर देंगे इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम। कमेंट करिएगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। चंद्रगुप्त सेकंड है ना, इसको सेकंड भी है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को दोस्तों, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों। अगर आप चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, यह आपके गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम आपके गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। और समुद्रगुप्त को आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मुझे। समुद्रगुप्त को दोस्तों हमारे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। इसे भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन दोस्तों। इनको भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि इनको भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा जाता है? किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? किसके द्वारा कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनको भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, विसेंट स्मिथ। ठीक है मित्रों, इनको भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो पहले जल्दी से ज्वाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 192, देखिए दोस्तों कितनी इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। आप लोगों का फर्ज बनता है जल्दी से इस क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। कहर, कहार, योगिनी, पाठक या फिर मालिक। यह भी इजी प्रश्न है। आई थिंक किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा जहां तक मैं सोच रहा हूं। देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग बनाना है तो आप लोग सबसे पहले एक एक ऑप्शन से देखिए दोस्तों। कहार पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का इसका स्त्रीलिंग क्या बन सकता है? कहार का क्या बन सकता है? कहारापिन, कहाराईपन। क्या बन सकता है? कहाराईपन बन सकता है इसका, है ना। क्या बन सकता है? कहाराएपिन। ठीक है, इसका ये बन सकता है। ठीक है, पाठक का क्या बन सकता है? पाठक का स्त्रीलिंग देखें तो पाठक गढ़ बन सकता है। ये तो पाठक तो पुल्लिंग है, तो इसका क्या बन सकता है? पाठक गढ़ बन सकता है इसका। ठीक है, और मालिक का मालकिन, ठीक है, मालिक का मालकिन बन सकता है। और अब देखिए योगिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, योगिनी। ऑप्शन बी,
क्यों है? क्योंकि योगी इसका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। यही एक स्त्रीलिंग है, बाकी सबके सब पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इनमें से अब आपको सर्वनाम शब्द छांटना है, सर्वनाम शब्द ढूंढना है दोस्तों, और उस सर्वनाम शब्द को पता चलने के बाद उसका नाम भी बताना है कि कौन से होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। वास्तविक वैसे मूल रूप से तो 11 होते हैं, लेकिन 6 भेद होते हैं इसके। जल्दी से कमेंट करें, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे। ना तो आपके रोग सर्वनाम है, ना ही सफाई सर्वनाम है, ना ही नींद सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द कौन है? और ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है मित्रों। कौन सा वाचक सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 194 देखिए। क्या बात है, आहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया इस बार। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 700 रुपए की राशि किसी साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 813 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो वो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है टफ, और हम सॉल्व करेंगे चुटकियां बजाते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन 873 रुपए, दूसरा ऑप्शन 900 रुपए, तीसरा ऑप्शन 850 रुपए और चौथा ऑप्शन 883 रुपए। कमेंट करिएगा दोस्तों सभी बच्चे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको चुटकियां बजाते सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक चीज लिखते जाएंगे। देखो 700 रुपए की राशि, यहां पर 700 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 2% में 2 वर्ष में 813 हो जाती है। हम पहले यहां तक का सॉल्व करेंगे। देखो 700 रुपए थे, ठीक है भाई गुरुजी सही बात है। 700 रुपए कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में मित्रों? 2 वर्ष में। कितने रुपए हो जाते हैं? 813 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 813 हो जाते हैं। जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वही किया और कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। देखिए ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ये अभी 2 वर्ष में हो जाते हैं, यदि दर की रेट 5 वर्ष बढ़ा, मतलब 5% बढ़ा दी जाए। दर की रेट, यहां पर दर की रेट है 5%, 5% अगर बढ़ा दी जाए तो वो राशि 3 वर्ष में कितनी होगी मित्रों? देखो 5 वर्ष बढ़ा दी जाए, 5% बढ़ा दी जाए तो देखिए 5 गुना 2 कितना होगा? 10%। कितने हो गए? 10%। 10% किसका? यहां पर करिए सॉल्व। 10% आपके 700 का, 700 का 10% निकालिए। 700 का 10% सामने दिख रहा है तो परसेंटेज के 2 जीरो से ये 2 जीरो टर्मिनेट हो गए। अब बचे 70, यानी कि 813 थी, अब 70 रुपए और जोड़िए, 3, 8 और 8, तो ये 3 वर्षों में कितनी होगी? 883 हो जाएगी मित्रों। कितनी होगी? 883, जो गुरुजी हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इतने भयानक क्वेश्चन को दिखने वाले को आपने चुटकियां बजाते सॉल्व किया मित्रों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 195 देखिए मेरे सभी स्टूडेंट्स। बस को इन्होंने क्या लिखा है? 140 के रूप में लिखा है। फ्यूल को इन्होंने क्या लिखा है? 176 के रूप में लिखा है। तो वही आप लोग SHRUB को लिखिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले मेरा कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। पहला ऑप्शन 204, दूसरा 210, तीसरा 390 और चौथा 340। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएंगे कि इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए दोस्तों हम एक एक को लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहां पर बस को लिखेंगे BUS। ठीक है, बस को क्या लिखा है? 140 लिखा है। ठीक है, अब ये 140 कैसे बना? अब वो देखिए, B आता आपके 2 नंबर पर, ठीक है, U आता आपके 21 नंबर पर, S आता आपके 19 नंबर पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 + 21 + 19 को प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आता है दोस्तों। कितना आता है? 42 आएगा। और 42 को जवाब कितना? लगभग 3 गुना हो रहा है ना? यही हो रहा है ना? हाँ यही हो रहा है बस को। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या करेंगे? इसका आप लोग 3 गुना करेंगे तो आपके पास जवाब 140 आ रहा है। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही रिलेशन बनाया आपने, बिल्कुल बन रहा है। अब वही रिलेशन आप फ्यूल के साथ बनाइए, FUEL, फ्यूल के साथ बनाइए। गुरुजी फ्यूल यानी फ्यूल का F आता है 6 नंबर पर, U आता है 21 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पर। गुरुजी अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? जोड़िए, 6
21 और 6 कितने हुए, 27 हुए, है ना। और यहाँ पे 12 और 5 17, यानी 17 और 12 को ऐड करिए, कितना आएगा, 17 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आता है 44। ठीक है, क्या आता है मित्रों, 44 आता है। और 44 में आपको ये कितना, यहाँ पे फ्यूल को 176 लिखा है ना, तो आप 44 में कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 44 में आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से किया था, अब हम करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई। तो 44 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तो 4 चौक 16 की 6 करीबन 4 चौक 16 17 176। जी हाँ गुरु जी, बिल्कुल बात सही बन रही है। अब वही हमें SHRUB के साथ करना है, अगले पेज पर करते हैं। SHRUB को लिख लेते हैं यहाँ पर SHRUB। अब देखिए इनको भी वही करते हैं। S आता है आपके 19 पर, H आता है आपके 8 पर, R आता है आपके 18 पर, U आता है आपके 21 पर, B पर 2 आता है। ठीक है, अब आप प्लस करिए दोस्तों इन सभी को। अगर आप लोग इन सबको प्लस करते हैं तो कितना जवाब आएगा, अगर आप लोग इन सबको प्लस करेंगे तो 19 8 18 प्लस 21 29 23 25 30 35, ठीक है, तो आप करेंगे 68 आएगा इसका जवाब। कितना आएगा, 68। पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे लगभग 5 से। तो 8 5 40 की 0 कैरी, 4 के बाद 6 5 30 4 34 340। क्या दिख रहा है दोस्तों, 340। अब हम अपने ऑप्शंस में जाके देखते हैं किसमें दिख रहा है 340। 340, जी हाँ गुरु जी, हमारे डी ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। लक्षद्वीप के लोग मलयान के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं तो कह रहा हूं डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। तो लक्षद्वीप के लोग दोस्तों मलयान के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी, तमिल, महल या फिर बंगाली। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएं। लक्षद्वीप, तब तक हम इसके बारे में देख लेते हैं। लक्षद्वीप दोस्तों यहां पर टोटल कितने द्वीप हैं, यहां पर टोटल 36 द्वीप हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। यहां पर टोटल 36 द्वीप हैं। और इसकी दोस्तों राजधानी क्या है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है मित्रों, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। यहां पर 36 टोटल द्वीप हैं। और दोस्तों यहां पर बोली जाती है महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयान के अलावा महल भाषा बोली जाती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 197। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी, घूमरा, डालू कुनीता या फिर राउत नाच। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। ओडिशा से एक प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, कौन सा है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। वो है दोस्तों घूमरा है दोस्तों। कौन सा है, घूमरा कहां का है, ओडिशा का है दोस्तों। ठीक है, और ओडिशा का शासक तो ओडिसी है। ठीक है दोस्तों, ये घूमर नहीं है। अगर घूमर पूछे तो आपको कहां जाना है, राजस्थान में। घूमर किसका है, घूमर ध्यान रखेंगे राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है घूमर। ठीक है, और अगर वहीं कुचिपुड़ी की बात करिए तो ये दोस्तों एक देव नृत्य दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे मेरे, ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों डालू कुनीता आ गया दोस्तों। डालू कुनीता दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य का है दोस्तों। किसका है, कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, और राउत नाच, राउत नाच आपके छत्तीसगढ़ का है। कहां का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं और उनसे राज्य जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 198। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने करी, वाह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम गोपालचारी, जेके गोखले, अरुणा आसफ अली, वीर सावरकर। कमेंट करिए दोस्तों। ये जेके गोखले कुछ नाम याद आ रहा है, ये दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। कौन से राजनीतिक गुरु, किसके, महात्मा गांधी जी के दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने करी, सभी बच्चे बताएंगे। इसकी स्थापना करी है दोस्तों वीर सावरकर ने दोस्तों। किसने करी है, वीर सावरकर ने करी। कब करी, 1907 में करी। और कहां पर करी, तो ध्यान रखेंगे लंदन में दोस्तों। कहां पर करी, लंदन में इसकी स्थापना करी है मित्रों। ठीक है, और ये जेके गोखले तो आपको बता दिया राजनीतिक गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी जी के। किसके, यहां पर लिख देता हूं मैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 199 देखिएगा सभी स्टूडेंट। कौन सा पठार भारत की खनिज के दिल के देश के रूप में जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बती पठार या फिर भांडेर का पठार। सभी बच्चे बताएंगे कौन सा पठार भारत के
खनिज की दिल के देश के रूप में जाना जाता है, वो एक ही पठार है, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। जो भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200, हमारे मॉडल पेपर का 200 है प्रश्न, तो जल्दी से देखिए। निम्न में से केतु, केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा? कमेंट करेंगे सभी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन झंडा, दूसरा आचार्य, तीसरा केतु और चौथा दिशा। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके केतु। किसका पर्यायवाची है? केतु है दोस्तों आपके झंडा का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका है? झंडा का पर्यायवाची। और झंडे के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? एक तो ध्वज होता है, और अगर देखा जाए तो केतन भी होता है, केतन भी होता है, और ध्वजा भी होता है, ध्वजा भी होता है, ध्वज से ध्वजा बनेगा, ठीक है। और पताका भी होता है, पताका, ठीक है। तो ये कुछ झंडे के पर्यायवाची हो गए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न, और आप सभी को पता है हर मॉडल पेपर के अंदर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, और हर एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख रखा आपके लिए कि आंसर इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास, आज का मॉडल पेपर हम यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। अगर आप लोगों को इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन, जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर मित्रों, अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है मित्रों, ठीक है। चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप, सब जगह इस मॉडल पेपर को शेयर करिए दोस्तों अपने मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग दोस्तों जुड़िए जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और जो भी इंपोर्टेंट क्विज लगाता हूं मैं वहां पर आपके लिए, उसका भी आपको रेस्पॉन्स करना है मित्रों, ठीक है मित्रों। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, टाइमिंग आप सभी को पता है 8 PM है। जुड़ना नहीं भूलेंगे एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।